फॉरएवर बुक हेवन में खुशामदीद। नावल अमर बिल, जिसकी राइटर है उमैरा अहमद। उसकी ये 34वीं एपिसोड है, आई थिंक सो। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। अम्मी, अभी आप लोग अलीज़ा के घर ना जाएं। उमर से फ़ोन पर बात करने के बाद जुनैद ने अंदर आकर अपनी अम्मी से कहा। क्यों? उन्होंने चौंक कर पूछा। उमर ने अभी मुझे फ़ोन किया है। फिर? वो चाहता है कि आप लोग अभी वहाँ ना जाएं। उसने ग्रैनी से बात की है, वो अभी कुछ देर तक आपको कॉल करेंगे। मगर उन्होंने इस तरह अचानक शादी मुलतवी क्यों की है? उमर के बाबा ने पूछा। ये तो मैं नहीं जानता। तुमने उमर से नहीं पूछा कि शादी क्यों मुलतवी की गई है? उमर को पता नहीं है। क्यों? तुम कह रहे हो उसने मिसेस माज से अभी कुछ देर पहले बात की है। जुनैद चंद लम्हों के लिए कुछ नहीं बोल सका। फिर उसने कुछ हकलाते हुए कहा, हाँ उसने पूछा तो होगा, मगर शायद ग्रैनी ने उसे नहीं बताया। इब्राहिम साहब कुछ देर खामोशी से उसे देखते रहे। कब फ़ोन करेंगे मिसेस माज? वो कह रहा था कुछ देर बाद। जुनैद ने मौजू बदले जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया। उमर यहाँ लाहौर में? नहीं बाबा, वो यहाँ नहीं है। तो फिर सिर्फ फ़ोन पर वो मिसेस माज से क्या बात कर सकता? ये बेहतर होता कि अगर हम खुद वहाँ जाकर उनसे बात कर लेते। बाबा, उमर ने मना किया तो ज़रूर कोई बात होगी। बेहतर है हम अभी ना जाएं। हो सकता है उन्हें वाकई कोई प्रॉब्लम पेश आ गई हो। हम लोग उस प्रॉब्लम के बारे में ही तो जानना चाहते हैं। हो सकता है हम इस सिलसिले में उनकी मदद कर सकें। फिर भी बाबा, ग्रैनी अभी कुछ देर में फ़ोन तो करेंगी ही। आप उनसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। वहाँ जाना इतना ज़रूरी तो नहीं है। जुनैद ने उन्हें कायल करने की कोशिश की। अगर वो कॉल करने वाली हैं तो बेहतर है कि हम घर पर ही रहकर उनकी कॉल का इंतज़ार करें। इस बार अम्मी ने मदाखलत की। अगर बात यहाँ हो जाती है तो ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने जवाब में कुछ कहने की बजाय जुनैद की तरफ देखा। मैं हैरान हूँ जुनैद के इस तरह अचानक उन्होंने नोटिस क्यों शाया करवाया। अगर वाकई कोई सीरियस मसला नहीं है तो कम अज़ कम मुझे उनकी ये हरकत अच्छी नहीं लगी। हमसे पूछे बगैर या हमें बताए बगैर उन्हें इस तरह का कोई नोटिस नहीं देना चाहिए था। माज हैदर जैसे ख़ानदान से मैं इस तरह की चीज़ों की तवक्को नहीं रखता था। मुझे बहुत मायूसी हुई है। जुनैद ने उनकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ खामोशी से उन्हें देखता रहा। वो अंदाज़ा कर सकता था कि उस नोटिस से उन्हें किस तरह की परेशानी होगी। वो लोग इतने गैर जिम्मेदार नहीं है। यकीनन कोई ऐसा मसला होगा जिसके बारे में वो हमें नहीं बता सके, वरना वो इस तरह कभी ना करते। हम तो फिर लड़के वाले हैं, वो तो लड़की वाले हैं। उन्हें यकीनन हमसे ज़्यादा इन बातों का ख्याल होगा। जुनैद की अम्मी ने इब्राहिम साहब की बात के जवाब में कहा, ये तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वो कहते हुए जुनैद की तरफ मतवज्जे हुए। तुम चाहो तो ऑफिस में चले जाओ। नहीं, ऑफिस जाकर क्या करेगा? वहाँ भी परेशान रहेगा। मिसेस माज का फ़ोन आता है और सारा मामला सुलझ जाए तो फिर चला जाएगा। जुनैद की अम्मी ने मदाखलत की। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अगर उनका फ़ोन आए तो आप मुझे बता दीजिएगा। जुनैद ने वापस मुड़ते हुए कहा। जुनैद, वो दरवाज़ा खोल रहा था जब इब्राहिम ने उसे पुकारा। वो वापस मुड़ा। जी बाबा, क्या वाकई तुम नहीं जानते कि ये नोटिस उन लोगों ने क्यों छपवाया? इब्राहिम बहुत ज़्यादा संजीदा नज़र आ रहे थे। बाबा, मैं वाकई नहीं जानता कि ये नोटिस उन्होंने क्यों छपवाया, वरना मैं आपसे क्यों पूछ छुपाता। जुनैद को इस तरह रवानी से झूठ बोलने पर बेतहाशा शर्मिंदगी हो रही थी, मगर इस वक्त उसके पास और कोई चारा नहीं था। ठीक है, जाओ, इब्राहिम साहब ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। जुनैद ने कमरे से बाहर निकलकर सुकून का सांस लिया। वो दुआ कर रहा था कि उसका झूठ अफशा ना हो। मम्मी, अगर आप मुझे समझाने आई हैं तो प्लीज़ ये कोशिश ना करें। अलीज़ा ने समीना को अपने कमरे में दाखिल होते देखकर कहा। मैं पहले ही आपकी खासी नसीहतें सुन चुकी हूँ। उसका इशारा कुछ देर पहले लाउंज में होने वाली गुफ्तगू की तरफ था। वो उस वक्त अपने बेड की पुश्त के साथ टेक लगाए एक मैगज़ीन खोले बैठी थी। समीना उसके पास आकर बैठ गई। नहीं, मैं तुम्हें समझाने नहीं आई। तुम जुनैद से शादी नहीं करना चाहती तो ना करो। अलीज़ा ने कुछ हैरानी से उनके चेहरे को देखा। अगर तुम उसे पसंद नहीं करती तो उससे तुम्हारी शादी नहीं होनी चाहिए, उन्होंने सुकून से कहा। अलीज़ा खामोशी से उन्हें देखती रही। मैं तुम्हारी माँ हूँ अलीज़ा, मुझसे ज़्यादा किसी को तुमसे मोहब्बत नहीं हो सकती। अलीज़ा अब भी खामोश रही। लगता है तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया, उन्होंने उसका चेहरा देखा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अलीज़ा ने एक गहरी सांस ली। मैंने अभी मम्मी से बात की तो मुझे पता चला। किस बारे में? उन्होंने मुझे बताया कि तुम उमर से शादी करना चाहती थी, मगर उमर इस शादी पर रजामंद नहीं हुआ। अलीज़ा सुन हो गई। उससे तवक्को नहीं थी कि नानो इस तरह इस बात के बारे में समीना को आगाह कर देंगी। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हमाकत थी, वो खुद कलामी के अंदाज में बोली। क्यों? अगर मुझे इंसानों की ज़रा भी परख होती तो मैं कम अज़ कम उमर जैसे इंसान के साथ शादी की कभी ख्वाहिश न करती। मैं ऐसा नहीं समझती अलीज़ा। मैं जानती हूँ तुम उमर से मोहब्बत करती हो, समीना ने सर हिलाते हुए कहा। ऐसी दिलचस्पियाँ और पसंदीदगियाँ कभी नहीं बदलती।
मैं उससे मोहब्बत करती थी, उसने थी पर जोर देते हुए कहा। वो शख्स इस काबिल ही नहीं है कि उससे मोहब्बत की जाए। वो दुनिया के बदतरीन लोगों में से एक है। समीना ने खामोश होकर उसे गौर से देखा। मगर मैं चाहती हूँ कि उमर से तुम्हारी शादी के बारे में बात करूँ, समीना ने मुस्तहकम अंदाज में कहा। लिज़ा को उनकी बात पर करंट लगा। उसके हाथ से मैगज़ीन छूट गया। आप मुझे दोबारा बेइज्जत करना चाहती हैं। मेरे लिए एक दफ़ा इस तज़लील और तकलीफ़ से गुजरना काफ़ी है, बार बार नहीं। अलीज़ा तुम, समीना ने कुछ कहने की कोशिश की। अलीज़ा ने उनकी बात काट दी। मम्मी, मैं उस शख्स से इतनी नफ़रत करती हूँ कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैंने सिर्फ उसकी वजह से जुनैद को छोड़ दिया और आप चाहती हैं कि मैं खुद उससे शादी कर लूँ? कभी नहीं। ये क्यों? तुम उसे इतना नापसंद क्यों करती हो? अगर वो पहले तुम्हारे लिए अच्छा था तो अब बुरा कैसे हो गया? अगर पहले तुम मम्मी को उससे अपने प्रपोज़ल के लिए बात करने पर मजबूर कर सकती तो अब क्या हो गया कि मैं उससे इस मामले पर दोबारा बात नहीं कर सकती? समीना ने इस बार कुछ बुलंद आवाज़ में कहा। मैं आपको बता चुकी हूँ, अब सब कुछ तब्दील हो चुका है। मैं कतई किसी सूरत उमर से शादी करना नहीं चाहती। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें उमर की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जुनैद की ज़रूरत नहीं है, तो फिर तुम्हें आखिर ज़रूरत किसकी है? इस बार समीना ने कुछ गुस्से से कहा। मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मैं हर चीज़ के बगैर ही बहुत खुश हूँ। समीना उसकी बात पर ठठक गई। तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है, मेरा इशारा हर एक की तरफ है। अलीज़ा तुम आखिर मुझसे इतनी बदज़न क्यों हो? मैंने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है, तुम्हारी परवाह की है। तुम्हें साथ नहीं रख सकी तो इसकी वजह? अलीज़ा ने उनकी बात काट दी। प्लीज़ मम्मी, मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की, ना ही मुझे आपसे कोई शिकायत है। और आपको गलत फहमी है कि मैं आपको बुरा समझती हूँ। मैं किसी हवाले से भी आपको बुरा नहीं समझती। हर शख्स को ज़िंदगी में वाइज चॉइस करनी चाहिए। आपने भी वाइज चॉइस की और ठीक किया। मैं आपको किसी लिहाज से कसूरवार नहीं ठहराती। अलीज़ा की आवाज़ धीमी हो गई। ना आपको ना पापा को, इसलिए आप इस तरह सोचिए भी मत। तो फिर तुम मेरी बात को अहमियत क्यों नहीं देती? समीना ने फ़ौरन कहा। जितनी अहमियत मुझे देनी चाहिए मैं देती हूँ, मगर आप एक नामुनासिब और नामुमकिन बात कह रही हैं जो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। उम्र के बारे में बात करना नामुनासिब कैसे है? समीना ने अक्खड़ अंदाज में कहा। आप अगर इस सब से गुजरी होती जिससे मैं गुजर रही हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाता कि उम्र के बारे में बात करना नामुनासिब क्यों है। माजी को भूल जाओ अलीज़ा। मैं माजी को भूल चुकी हूँ मम्मी, इसलिए तो मुझे ये भी याद नहीं है कि मुझे उमर से मोहब्बत थी। मेरे लिए वो सिर्फ़ एक कज़न है। अलीज़ा मैं चाहती हूँ तुम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारो। उमर के साथ मैं अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। आप ऐसा सोचती हैं तो गलत सोचती हैं, अलीज़ा ने हतमी अंदाज में कहा। मुझे एक बार उससे बात तो करने दो। फ़ायदा? मुझे उमर से शादी नहीं करना, किसी तौर भी नहीं करना। मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी ज़ाया नहीं कर सकती। मुझे यकीन नहीं आता लीज़ा कि एक बार मोहब्बत करने के बाद तुम ये इतने धड़ल्ले से कह सकती हो कि तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है। मैं उससे भी ज़्यादा धड़ल्ले से आपको यकीन दिलाती हूँ कि मुझे अब वाकई उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। दुनिया सिर्फ उम्र से शुरू होकर उम्र पर ख़त्म नहीं हो जाती। मैं उसे अपनी ज़िंदगी से उठाकर बाहर फेंक चुकी हूँ। उसका होना ना होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। काश वाकई ऐसा होता। ऐसा ही है मम्मी, ऐसा ही है। मैं वाकई ज़हनी और जज्बाती तौर पर उम्र से बहुत दूर जा चुकी हूँ। उसने समीना को यकीन दिलाने की कोशिश की। समीना को उसकी बात का यकीन आया या नहीं, बहरहाल उन्होंने उससे कहा, अगर उमर से नहीं तो फिर तुम जुनैद। अलीज़ा ने उनकी बात काट दी। नहीं, मैं जुनैद से भी किसी तौर शादी नहीं करूँगी। किसी भी ऐसे शख्स से नहीं जो उमर को जानता हो, उससे वाकिफ़ हो या जो उमर का चहेता हो। जुनैद बहुत अच्छा लड़का है, तुम उससे गवा कर पछताओगी। समीना ने उसे डराया। नहीं, मैं नहीं पछताऊंगी। कम अज़ कम अपने इस फैसले पर नहीं पछताऊंगी। पछताने के लिए पहले ये एक अनबार जमा हो चुका है मेरे पास। आप तो इसमें इजाफा ना करें। समीना कुछ देर के बाद खामोशी से उठकर बाहर आ गई। भाई, बाबा बुला रहे हैं तुम्हें। फरी ने उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते हुए दरवाज़ा खोलकर उसे पैगाम दिया। मैं आ रहा हूँ, वो उठते हुए बोला। भाई, ये सब हुआ क्या है? उन लोगों ने इस तरह अचानक शादी मुलतवी क्यों कर दी है? फरी ने परेशानी से पूछा। फरी, अब तुम लंबे चौड़े सवाल मत शुरू कर देना। मुझे कुछ पता होता तो मैं पहले बता देता, जुनैद ने कुछ उकताए हुए लहजे में कहा और साथ चल दिया। बाबा ने अभी कुछ देर पहले अलीज़ा की नानों से बात की है। फरी ने उसे इतला दी। दोनों अपने कमरे से बाहर निकल चुके थे। उन्होंने क्या कहा ये तो मुझे नहीं पता। बाबा और अम्मी ने अपने कमरे के फ़ोन पर उनसे बात की है। मुझे बस ये पता है कि उन्होंने खासी लंबी चौड़ी बात की है, फरी ने बताया। फिर अम्मी ने मुझसे कहा कि मैं आपको बुला कर लाऊं। जुनैद ने इस बार कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप उनके कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे का दरवाज़ा खोलते उनके चेहरे को देखकर उसे अंदाज़ा हो गया कि सब कुछ ठीक नहीं था। आओ बैठो, इब्राहिम ने उसे देखकर अजीब से लहजे में कहा। वो उन्हें देखता हुआ सोफे पर बैठ गया।
मिसेज माँ से बात हुई है अभी मेरी, उन्होंने बगैर किसी तमहीद के कहना शुरू कर दिया। ये नोटिस अलीज़ा ने शाया करवाया है। वो रुके, जुनैद उन्हें देखता रहा। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे और अलीज़ा के दरमियान कोई झगड़ा हुआ था और अलीज़ा ने इस झगड़े की बिना पर ये नोटिस शाया करवाया है। अलीज़ा ने उन्हें झगड़े की वजह नहीं बताई। अब वो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। वो साकित हो गया। उसे अंदाज़ा नहीं था जो बात वो खुद उनसे छुपा रहा था वो उन्हें नानो से पता चल जाएगी। उसका ख्याल था नानो कोई बहाना बनाएंगी। तुमसे मैंने पूछा तो तुमने साफ कह दिया कि तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैं ये तवक्को नहीं कर सकती थी कि जुनैद तुम मेरे और अपने बाबा से झूठ बोलोगे। जुनैद की अम्मी ने ताज्जुब से कहा, अम्मी मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं हुआ, थोड़ी सी गलत फहमी ज़रूर हो गई थी, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इस छोटी सी गलत फहमी पर इतना बड़ा कदम उठा सकती है। कोई भी लड़की इतनी बेवकूफ़ नहीं होती कि किसी छोटी सी गलतफहमी पर इतना बड़ा कदम उठा ले। और फिर मैं अलीज़ा से ये तवक्को नहीं कर सकता कि वो छोटी छोटी बातों पर इस तरह के फ़ैसले कर सकती है। बात यकीनन मामूली नहीं होगी। इब्राहिम साहब ने उसकी बात को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हुए कहा, बहरहाल तुम बात बताओ, इसके बाद ही मैं ये तय कर सकता हूँ कि ये मामूली सी गलतफहमी है या नहीं। बाबा वो उमर को बहुत नापसंद करती है, ये आप भी जानते हैं। जुनैद ने सोच सोच कर बोलना शुरू किया। 2-3 दिन पहले मैं उसे शॉपिंग के लिए साथ लेकर गया था। वहाँ उसने मुझसे उमर के साथ दोस्ती ख़त्म कर देने को कहा। मैंने उमर और उसके दरमियान नाराज़ी दूर करने की कोशिश की और मैंने उसे बताया कि उमर उसका बहुत ख्याल रखता है। उसके साथ मेरी शादी करवाने में भी उमर की ख्वाहिश का दखल था। क्या मतलब? जुनैद की अम्मी एकदम हैरान हुई। उमर का क्या दखल है तुम दोनों की शादी में? अम्मी उमर ने ही मुझे अलीज़ा से मिलवाया था। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसके ख़ानदान में शादी करूं। वो चाहता था कि हमारी फैमिलीज़ और करीब आ जाएं। अलीज़ा मुझे भी अच्छी लगी, इसलिए मैंने उससे शादी का फ़ैसला किया। उस दिन मैंने अलीज़ा से यही कहा कि मैं उमर से दोस्ती किसी सूरत नहीं छोड़ सकता। उसे यह बात बुरी लगी, मगर मैंने उसी वक्त उससे माजरत कर ली थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उसे यह बात इस हद तक बुरी लगेगी। इस बार जुनैद का रवैया माजरत ख्वाना था। तुम्हें उससे इस तरह की फजूल बातें करने की ज़रूरत क्या थी? बेगम इब्राहिम ने उसे झिड़कते हुए कहा। बल्कि उमर के साथ अपनी दोस्ती या ताल्लुक़ को ज़ेरे बहस लाने की ही क्या ज़रूरत थी, जब तुम ये बात अच्छी तरह जानते थे कि वो ये सब नापसंद करेगी। कम अज़ कम तुम्हें ये सब बातें सुबह ही हमें बता देनी चाहिए थी। झूठ क्यों बोला तुमने? इब्राहिम साहब की परेशानी एकदम कुछ कम हो गई। मामले की नोयत इतनी तशवीशनाक नहीं थी जितनी वो समझ रहे थे। फरहाना तुम अलीज़ा के साथ इस सारे मामले पर खुद बात करो, बल्कि जुनैद को भी साथ ले जाओ। मुझे यकीन है कि उसकी नाराज़ी दूर हो जाएगी। उन्होंने इस बार जुनैद की अम्मी से मुखातिब होते हुए कहा, आप साथ नहीं चलेंगे? मैं साथ तो जाऊंगा, मगर ये इतना बचकाना मामला है, तुम खुद इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकती हो। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो इस तरह गुस्से में आकर इस तरह की हमाकत करेगी। उसे गुस्सा या नाराज़ी थी भी तो उसे हम लोगों से इस मामले पर बात करनी चाहिए थी या मिसेज मार्च से डिस्कस करती। और इसमें सारा कसूर तुम्हारा है। तुम्हें आखिर इस तरह की बात उससे कहने की ज़रूरत ही क्या थी? तुम उमर के कहने पर उससे शादी कर रहे हो। वो एक बार फिर जुनैद से बात करने लगे। अगर उसे उमर नापसंद है तो तुम्हें उस पर यह जताने की क्या ज़रूरत है कि वो तुम्हारे लिए अलीज़ा से ज़्यादा अहम है? पापा मैंने ये नहीं कहा था। मैंने तो इब्राहिम की ने जुनैद की बात काट दी। तुमने कहा हो या नहीं, मगर उसने तुम्हारी बात को इसी तरह लिया है। हमसे तुम ये कहते रहे कि अलीज़ा को ये ना बताएं कि हम लोग उमर से वाकिफ़ हैं या उमर का इस घर में आना जाना, और ख़ुद तुमने उससे ये कह दिया कि तुम मुझसे उमर की खातिर शादी कर रहे हो। तो अम्मी आपने देख लिया, मुझे उसको ये बताने का नतीजा भी भुगतना पड़ रहा है। मुझे उससे इसी बात का अंदेशा था कि वो बहुत नाराज़ होगी अगर उसे उमर से मेरी दोस्ती का पता चल जाता तो। अब इस बात पर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ख़त्म करो इसे। इब्राहिम साहब ने हाथ उठाकर कहा। मैंने मिसेज़ माँ से कहा है कि हम शाम को उनकी तरफ आएंगे। फिर मैं ऑफिस जा रहा हूँ बाबा, क्या आप चलेंगे? जुनैद ने खड़े होते हुए कहा। हाँ मैं भी चलता हूँ, आज वाकई बहुत देर हो गई है। इब्राहिम साहब भी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। फरहाना तुम किसी और का फ़ोन आने पर भी उनसे यही कहते रहना कि अलीज़ा की अम्मी की तबीयत ख़राब होने की वजह से शादी कुछ आगे कर दी गई है। उन्होंने अपनी बीवी को एक बार फिर हदायत की। अलीज़ा सिकंदर का फ़ोन आया है, आकर उससे बात करो। नानू ने अलीज़ा के कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसे इतला दी। मैं उनसे बात नहीं करना चाहती, आप उन्हें बता दें। मैं तो किसी को कोई वजाहत नहीं दूंगी, जो भी कहना है तुम खुद आकर उससे कहो। जब नोटिस देने की जुर्रत कर लिया तो फिर लोगों से बात करने की भी जुर्रत पैदा करो। नानू ने बड़ी संजीदगी से कहा। मैं तो हर फ़ोन आने पर तुम्हें ही बुलाऊंगी, क्योंकि ये नोटिस तुम्हारा दिया हुआ है। फिर मैं तुम्हारी तरफ से वजाहतें क्यों दूँ? ये काम भी तुम खुद ही करो, ताकि तुम्हें एहसास तो हो इस बेइज्जती और शर्मिंदगी का जिसका सामना मैं कर रही हूँ। लीज़ा कुछ देर उन्हें देखती रही, फिर एक झटके से उठकर बाहर आ गई। लाउंज में आकर उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और दूसरी तरफ की कोई बात सुने बगैर बोलती गई।
हाँ पापा, वो नोटिस मैंने दिया है क्योंकि मैं जुनैद से शादी नहीं करना चाहती, और शादी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है। और आप इन तमाम मामलात के बारे में परेशान ना हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप पहले कभी परेशान नहीं हुए। उसने अपनी बात मुकम्मल की और फ़ोन का रिसीवर पटक दिया। उसकी आंखें गीली हो रही थी। नानो लाउंज के दरवाजे में खड़ी उसे देखती रही। वो बात ख़त्म करने के बाद कुछ भी कहे बगैर वापस मुड़ी और तेज़ तेज़ कदमों के साथ उनके पास से गुजरती हुई लाउंज से बाहर निकल गई। अगर किसी का भी फ़ोन हो तो आप मुझसे बात करवा दें, मैं सबसे बात कर लूँगी। आखिर आपको या मम्मी को मेरी वजह से ये ज़हमत क्यों करनी पड़े? आप ठीक कहती हैं। नानू ने अपने पास से गुजरते हुए लीज़ा को कहते सुना। उन्होंने मुड़कर उसे कॉरिडोर में से गुजरते हुए देखा। तुम आखिर क्या करना चाहते हो उमर? अयाज हैदर फ़ोन पर दुरुस्त लहजे में कह रहे थे। आखिर कितनी बार मुझ तक तुम्हारी शिकायत आएंगी? अब तो मुझे भी शर्मिंदगी होती है जब मैं तुम्हारे सीनियर से तुम्हारे बारे में बात करता हूँ। हर बार मैं उनसे कहता हूँ कि मैं तुम्हें समझा दूंगा, और हर बार तुम हमाकत की हद करते हो। उमर खामोशी से उनकी बात सुन रहा था। अयाज हैदर ने अभी कुछ देर पहले उसको ऑफिस में फ़ोन किया था और वो उससे झिड़क रहे थे। मामला फिर कर्नल हमीद वाला ही था। उमर के बारे में एक बार फिर ऊपर शिकायत की गई थी और आईजी ने एक बार फिर अयाज हैदर से बात की थी। इस बार वो बेहद नाराज़ थे और उन्होंने अयाज हैदर को बता दिया था कि वो अब ज़्यादा अरसे तक उमर की हमायत नहीं कर सकेंगे। वो उमर की ट्रांसफ़र करना चाहते थे क्योंकि उनके पास उमर की ट्रांसफ़र के अहकामात आए थे। उन्होंने इस मामले में एक बार फिर उमर से बात करने की बजाय अयाज हैदर से बात करना ज़रूरी समझा, और अब अयाज हैदर उससे बात कर रहे थे। अंकल, वो शख्स इस कदर बदतमीज़ था कि उमर ने कुछ कहने की कोशिश की। अयाज हैदर ने गुस्से के आलम में उसकी बात काटी। वो शख्स बदतमीज़ था तो तुम बड़े तमीज़ वाले हो, तुम मुझसे भी बदतर हो। वो तो सिर्फ बदतमीज़ था, तुम तो डफर और डल भी हो। अगर आप उससे बात करते तो मेरी तरह आपको भी गुस्सा आता ज़रूर आता, मगर मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे कब, कहाँ, किसके सामने अपना गुस्सा दिखाना है और किससे गुस्सा छुपाना है। तुम्हारी तरह हर आदमी के साथ झगड़ा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जो भी हो अंकल, मैं किसी के बाप का मुलाजिम नहीं हूँ कि कोई मुझ पर चिल्लाए, और वो भी ऐसा शख्स जिसको मैं जानता तक नहीं। तो बर्दाश्त ना करने का नतीजा देख लिया है तुमने। ट्रांसफ़र के ऑर्डर्स आने वाले हैं तुम्हारे। आने दे, मैं चार्ज नहीं छोड़ूंगा। उमर को तैश आ गया। ट्रांसफ़र ऑर्डर के बजाय तुम अपने लिए सस्पेंशन ऑर्डर्स चाहते हो या फिर टर्मिनेशन? जो मर्ज़ी हो जाए, मैं इस तरह चार्ज नहीं छोड़ूंगा। तुम आखिर चाहते क्या हो उमर? क्यों किसी के सामने साथ बनाकर रखना नहीं आता तुम्हें? किसी ना किसी को तुमने अपने पीछे लगाया हुआ है। पहले प्रेस वाला तमाशा था, फौज के साथ झगड़ा मोल ले रहे हो। पता होना चाहिए तुम्हें कि आजकल हर काम कितनी एहतियात से करना चाहिए, वरना तुम खुद तो डूबोगे, साथ हमें भी डुबोगे। मैं जितनी एहतियात कर सकता था कर चुका हूँ, मगर उन लोगों को अपने अलावा कोई अच्छा और पाक साफ लगता ही नहीं। हम भी ऑफिसर हैं, कोई खेल तमाशे के लिए नहीं बैठे हुए। काम कर रहे होते हैं। उनका जब दिल चाहता है मुंह उठाकर मेरे ऑफिस में आ जाते हैं, मुझ पर चिल्लाते हैं। अगर वो कर्नल है तो उसे भी मेरे रैंक का लिहाज होना चाहिए। उमर शदीद गुस्से में था। उसे पता होना चाहिए कि मुझसे किस तरह बात करनी चाहिए। वो किसी पुलिस कांस्टेबल से बात कर रहा था कि इस तरह उस पर चिल्लाता, और वो भी उस सूरत में जब गलती उसकी अपनी थी। उसका बेटा मुलजिम था, बल्कि मुजरिम था। तुम्हें मामूली बातों पर इतना मुश्तइल होने की ज़रूरत नहीं है। अंकल, मुश्तइल होने की बात नहीं है। मैंने किस तरह उसके बेटे की रिहाई के बाद वहाँ मुश्तिल हजूम को कंट्रोल किया है। आप यहाँ मौजूद होते तो आपको अंदाज़ा होता हजूम के इश्तियाल का। वो लोग पुलिस स्टेशन को आग लगा देना चाहते थे और बिल्कुल सही करना चाहते थे। उनकी जगह मैं भी होता तो यही करता। एक बच्चा शराब पीकर गाड़ी का एक्सीडेंट करके एक आदमी को मार देता है, और उस शख्स के लवाहकीन की आंखों के सामने एक फ़ोन आने पर उस बच्चे को किसी पूछगछ के बगैर छोड़ दिया जाता है। ये वाकई सिर्फ यहाँ ही हो सकता है। इसके बावजूद मैंने उस हजूम के पास खुद जाकर उनसे मुज़ाकरात किए, पता नहीं कितने झूठ बोलकर उनका गुस्सा ठंडा किया और उस आदमी की लाश को दफनाने पर मजबूर किया, वरना वो लोग उसे गवर्नर हाउस के बाहर लाकर रख देना चाहते थे। इसके बावजूद आप मुझे बता रहे हैं कि मेरे ट्रांसफ़र के ऑर्डर आ गए हैं। अच्छा, मैंने तुम्हारी तकरीरें सुनने के लिए तुम्हें फ़ोन नहीं किया। मैं सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ तुम्हें कि तुम कर्नल हमीद से मसाहलत करो, अपने इस मसले को खुश असलूबी के साथ हल करो। अयाज हैदर ने एक बार फिर उसे टोकते हुए कहा। कमाल करते हैं आप भी। उमर को उनकी बात पर जैसे पतंगे लग गए। मसालहत उसे मुझसे करनी चाहिए या मुझे उसके साथ? अगर इस सारे मामले में किसी ने बदतमीज़ी किया तो वो मैं नहीं, कर्नल हमीद है। और आप कह रहे हैं कि मैं उसके साथ मसालहत करूं? अच्छा, फ़र्ज़ करो कि कर्नल हमीद ने ही तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की है, फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? ये उसकी गलती है, वो उसे ठीक करे, वो माजरत करे। और वो ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि उसको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं भी ऐसा कभी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे भी ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तुम मुझे मजबूर कर रहे हो उमर कि मैं आईजी से कहूँ कि तुम्हें ट्रांसफ़र ऑर्डर नहीं बल्कि सीधा टर्मिनेशन लेटर भिजवाएं, बल्कि तुम्हारे खिलाफ कोई इंक्वायरी करवाएं। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारी मदद की जाए। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम अपनी बकवास में मसरूफ़ हो। अयाज हैदर उसके जवाब पर एकदम भड़क उठे। उमर ने इस बार कुछ कहने की कोशिश नहीं की, वो खामोश रहा। तुम पूरे ख़ानदान में वाहिद हो जिसके लिए मुझे इतनी बार इस तरह की वजाहतें और माजरतें करनी पड़ रही हैं, वरना हर कोई बड़ी आसानी से हर तरह के सेटअप में एडजस्ट हो जाता है। सिर्फ तुम हो जिसे कभी किसी से शिकायत शुरू हो जाती हैं और कभी किसी से। वह बुलंद आवाज़ में दहाड़ रहे थे। आखिर कब तक मैं तुम्हारी पुष्ट पनाही करता रहूँगा? कब तक तुम्हें बचाता रहूँगा? तुम्हें ना सूरत हाल की संगीनी का एहसास होता, ना अपनी और फैमिली की इज्जत का। तुम्हें परवाह तक नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए अपना कितना वक्त ज़ाया करके तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ। तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है तुम्हें अकल देने की? जाओ डूबो माई फुट। उन्होंने दूसरी तरफ से बड़े गुस्से के साथ फ़ोन पटका। उमर बहुत देर तक रिसीवर हाथ में लिए बैठा रहा। अयाज हैदर के इस तरह मुश्तइल होने से उसे इस बात का अंदाज़ा तो अच्छी तरह हो गया था कि इस बार मामला खासा ख़राब है, वरना अयाज हैदर उससे इस तरह बात ना करते। वो वाकई पूरी फैमिली के लिए गॉड फादर की तरह थे। हर मामले में वो अपने ख़ानदान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी हद तक भी जा सकते थे, और कम अज़ कम ये ऐसी चीज़ नहीं थी जिसने उन्हें कभी परेशान किया हो, जिसकी वजह से वो किसी कभी एहसास नदामत का शिकार हुए हो। अब अगर वो उमर के मामले पर इस तरह झुंझला रहे थे तो यकीनन इस बार उन्हें उमर का दफ़ा करने में वाकई कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। उमर जहांगीर कम अज़ कम इतना ज़िरक ज़रूर था कि उसे इस बात का अंदाज़ा हो जाता, और वो इतना अहमक या जज्बाती भी नहीं था कि अपनी जॉब को इस तरह जज्बात में आकर गवा देता। फ़ोन का रिसीवर रखकर वो कुछ देर तक इस सारे मामले के बारे में सोचता रहा। अयाज हैदर की का उसकी पुश्त पनाही से हाथ उठा लेना उसके लिए वाकई खासा महंगा साबित हो सकता था, मगर उन्हें इस वक्त फौरी तौर पर दोबारा फ़ोन करने का कोई फ़ायदा न होता। वो उससे मैं दोबारा उससे बात करना पसंद ना करते, मगर उसके लिए ज़रूरी हो गया था कि वो एक बार उनसे इस बारे मामले पर गुफ्तगू करता। उसने 1 घंटे के बाद उन्हें फ़ोन किया। उनके पीए ने चंद मिनटों के बाद अयाज हैदर से उसका रब्ता करवा दिया था। जी उमर जहांगीर साहब, आपने क्यों ज़हमत फरमाई है ये कॉल करने की? अयाज हैदर ने उसकी आवाज़ सुनते ही तंज़ किया। कहा था, मगर उसके बावजूद उमर जानता था कि वो इस वक्त गुस्से में नहीं थे। उनके कॉल रिसीव कर लेने का मतलब यही था। अंकल आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? उमर ने बड़ी संजीदगी से किसी तमहीद के बगैर उनसे पूछा। मैं चाहता हूं कि तुम कर्नल हमीद से मिलो, उससे माजरत करो, फिर सारा मामला ठीक हो जाएगा। और अगर उसने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया तो? नहीं करेगा, मैं उस पर भी कुछ प्रेशर डलवाऊंगा। तुम बहरहाल उससे मुलाकात तो करो। ठीक है, मैं उससे मसाहलत की कोशिश करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। मुझे उसके बारे में जल्दी इन्फॉर्म करना। और हाँ, ये अलीज़ा के ससुराल वालों ने शादी की तारीख को आगे करने की ख्वाहिश का इजहार क्यों किया है? तुम्हारा तो राब्ता होगा उनके साथ। अयाज हैदर ने मौजू बदलते हुए कहा। उमर यकदम मोहतात हो गया। मैं न्यूज़पेपर में नोटिस पढ़कर हैरान रह गया। मैंने तो मम्मी से कहा है कि उन्हें इस तरह नोटिस देने से पहले मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी, वो उमर को बता रहे थे। जुनैद के घर वालों को पहले ही शादी की तारीख सोच समझ कर रखनी चाहिए थी, बाद में इस तरह तब्दीली तो बहुत नामुनासिब बात है। आपकी गिरानी से बात हुई है? हाँ, बड़ी लंबी बात हुई है। मैं परेशान हो गया था नोटिस देखकर, फिर उन्होंने ही मुझे बताया कि जुनैद के घर वालों ने शादी के इल्तवा की दरख्वास्त की थी। तुम्हें पता है इस बात का? हाँ, मेरी जुनैद से बात हुई थी, उमर ने गोलमोल अंदाज में कहा। फिर? अयाज हैदर तकरीबन तफसीलात जानना चाह रहे थे। एकदम ही बस कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। उसकी बहन को कुछ हफ्तों के लिए सिंगापुर जाना था। खुद उसके 1-2 प्रोजेक्ट्स की डेट्स का मसला होने लगा। उसके कुछ दूसरे रिश्तेदार भी उन दिनों बाहर से नहीं आ सकते थे, इसीलिए उन्होंने बेहतर समझा कि 1 माह के लिए शादी आगे कर दी जाए। उमर ने यके बाद दिगरे झूठ पर झूठ बोलते हुए कहा। नानों ने यकीनन अलीज़ा को बचाने के लिए उस नोटिस को जुनैद के घर वालों के सर थोप दिया था। ये खुशकिस्मती ही थी कि अयाज हैदर ने सीधा जुनैद के घर फ़ोन करके उसके वालिदैन से बात नहीं की थी, वरना इस झूठ का इंकशाफ हो जाता। वो शायद उमर के मामले में उलझे होने की वजह से उस तरफ इतना ध्यान नहीं दे पाए थे। जुनैद ने मुझसे ये सब कुछ डिस्कस किया था, बल्कि उसने पूछा था कि अगर शादी को आगे कर दिया जाए तो हमारी फैमिली को कोई एतराज़ तो नहीं होगा। मैंने ग्रैनी से बात की थी, फिर यही तय हुआ कि शादी आगे कर दी जाए। अच्छा, मगर मम्मी ने तो मुझसे कहा है कि उन्होंने अचानक ही दरख्वास्त की थी। ये तो उन्होंने नहीं बताया कि तुमने उनसे इस सिलसिले में बात की थी। अयाज हैदर ने कहा। ग्रैनी के जहन में नहीं रहा होगा, और जहाँ तक रिक्वेस्ट की बात है तो वो उन्होंने अचानक ही की थी, वरना पहले तो वो भी तैयारियों में ही मसरूफ़ थे। उमर ने गोलमोल बात की। मैं आज फ़ोन करूँगा इब्राहिम को, इस मामले पर अगर थोड़ी बहुत बात हो जाए तो अच्छा है। अंकल इब्राहिम तो क्वेटा गए हुए हैं, उमर ने बड़ी दसानियत से कहा। कल रात में जुनैद से बात कर रहा था तो उसने मुझे बताया था वहाँ किसी बैंक की बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है। जुनैद भी 2-4 दिन तक वहीं जा रहा है। आप आंटी फरहाना से बात कर लें। उमर ने आखिरी जुमला अदा करते हुए रिस्क लिया था। नहीं, उनसे क्या बात करूँगा, इब्राहिम को आने दो, फिर उन्हीं से बात करूँगा।
हस्बे तवक्को अयाज हैदर ने कहा, अच्छा फिर तुम मुझे कर्नल हमीद से अपनी मुलाकात के बारे में जल्द इन्फॉर्म करो। रस्मी अलविदाई कलमात के साथ उन्होंने फ़ोन रख दिया। उमर कुछ देर गहरी सोच में गुम रहा, फिर उसने अपने पीए को कर्नल हमीद से कॉन्टैक्ट करवाने का कहा। वो एक फ़ाइल चेक कर रहा था जब पीए ने उसे फ़ोन पर इतला दी, सर कर्नल हमीद का ऑपरेटर कह रहा है कि आपको उनसे क्या बात करनी है। उससे कहो कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सर मैंने यही कहा था, मगर वो पूछ रहा था कि आप क्या बात करना चाहते हैं, पहले वो बताएं। उससे कहो कि मैं उसको बात नहीं बता सकता, वो कर्नल हमीद से मेरी बात करवाएं। उमर ने कुछ सख्ती से उसे हदायत दी। कुछ देर बाद फ़ोन की घंटी एक बार फिर बजी। सर वो कह रहा है कि जब तक आप बात नहीं बताएंगे वो कर्नल हमीद से आपका रब्ता नहीं करवा सकता। उमर को अंदाज़ा हो गया कि कर्नल हमीद उसे ऑपरेटर के ज़रिए जिज करने की कोशिश कर रहा है। उससे कहो कि साहब कर्नल हमीद से कोई ज़ाती बात करना चाहते हैं। उमर ने अपने गुस्से को जब्त करते हुए कहा। कुछ देर के बाद पीए ने एक बार फिर उससे रब्ता किया। सर वो कह रहा है कि कर्नल हमीद दफ्तर में ज़ाती बातें नहीं करते। तो फिर उससे कहो कि वो उनके घर का नंबर दे दे। पीए ने कुछ देर बाद उससे कहा। सर वो कह रहा है कि साहब का घर का नंबर हर अरे घरे के लिए नहीं होता। इस बार पीए ने कुछ झिझकते हुए तक कर्नल हमीद के पीए के अल्फाज पहुंचाए थे। बात करवाओ मेरी उस ऑपरेटर से। इस बार उमर का पैमाना लबरेज हो गया। यस सर, पीए ने मुस्तैदी से कहा। चंद मिनटों के बाद उमर ने दूसरी तरफ किसी की आवाज़ सुनी। एसपी सिटी उमर, जहांगीर बात कर रहा हूँ, कर्नल हमीद से बात करवाओ। उमर ने खरदरे लहजे में कर्नल हमीद के पीए से कहा। सर वो अभी कुछ देर पहले ऑफिस से निकल गए। इस बार कर्नल हमीद के ऑपरेटर का लहजा मुअद्दिब था। शायद ही उमर के ओहदे से ज़्यादा उसके लहजे का असर था। कब वापस आएंगे? उमर ने उसी ही अंदाज में पूछा। सर ये नहीं पता, वो टीम के साथ गए हैं। मैं कल सुबह उनसे मिलना चाहता हूँ। सर आप ये बता दें कि आप किस सिलसिले में उनसे मिलना चाहते हैं। उमर ने उसको बात मुकम्मल नहीं करने दी। ये जानना तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, मैं एसपी हूँ, किसी भी सिलसिले में उनसे बात कर सकता हूँ। इस बार उमर का लहजा इतना खुरदरा और तहकुमाना था कि पीए ने कुछ हकलाते हुए कहा। तो सर फिर आप अपॉइंटमेंट ले लें। अपॉइंटमेंट मेरा पीए तय करेगा, तुम्हारे साथ, मैं नहीं। उमर ने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया और फिर अपने पीए को कर्नल हमीद के ऑपरेटर के साथ बात करने के लिए कहा। कुछ देर बाद पीए ने उसे अगले दिन की अपॉइंटमेंट की तफसील बता दी थी। बेवकूफ़ी की बातें मत किया करो अलीज़ा। क्या तुमने तय कर रखा है कि? अलीज़ा ने गुस्से के आलम में शैला की बात काट दी। तुम मेरे सामने नानों के जुमले मत दोहराओ, मैं तंग आ चुकी हूँ इस तरह के जुमले सुन सुनकर। शैला भी कुछ देर पहले अलीज़ा के पास आई थी। उसने भी अखबार में वो नोटिस पढ़ लिया था। वो कोशिश के बावजूद फ़ोन पर अलीज़ा से रब्ता नहीं कर सकी। फिर वो कुछ परेशानी के आलम में खुद उसके घर चली आई थी और अब वो अलीज़ा को समझाने की कोशिश में मसरूफ़ थी। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता जितना तुमने समझ लिया है। शैला उसके गुस्से से मुतासिर हुए बगैर बोली। आखिर इस सारे मामले में जुनैद और उसकी फैमिली का क्या कसूर है, बल्कि उमर का भी क्या कसूर है? उसने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया जिस पर तुम इस तरह नाराज़ हो रही हो? तुम्हारे ख्याल में ये गलत काम ही नहीं है, तुम्हारे नज़दीक तो फिर कोई भी गलत काम नहीं होगा। उमर ने क्या किया? उसने तुम्हें जुनैद से मिलवाया, तुमने खुद उसको पसंद किया और फिर तुम्हारी ही मर्ज़ी के मुताबिक उससे तुम्हारी शादी हो रही थी। उमर से किसने कहा था कि वो मुझे जुनैद से मिलवाए? मेरे साथ इतनी हमदर्दी करने की क्या ज़रूरत थी उसे? गलत बयानी करके उसने मेरे साथ धोखा किया। क्या मेरे और उसके दरमियान इतने अच्छे ताल्लुकात थे कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को मेरे लिए इस तरह पेश करता, और वो भी ऐसा दोस्त जो सिर्फ उसके कहने पर मुझे अपने गले में लटका रहा था? अलीज़ा तुम कमाल करती हो। जुनैद तुम्हें क्यों गले में लटकाएगा? तुम्हारी तरह उसे भी एक लड़की से मिलवाएगा। उसे तुम पसंद आई इसलिए वो तुमसे शादी कर रहा था। कोर्टशिप और किसे कहते हैं? हमारी फैमिलीज़ में इसी तरह लड़के लड़की को आपस में मिलवाया जाता है। मिलवाने वाला कौन है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अहम चीज़ तो ये है कि जिससे मिलवाया जा रहा है वो कैसा, और कम अज़ कम मैं ये बात पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि उमर ने तुम्हें किसी गलत फहमी आदमी से नहीं मिलवाया। तुम्हारे नज़दीक उमर का दोस्त होने के अलावा उसमें कोई ख़राबी नहीं है, और ये ऐसी ख़राबी है जो तुम्हारे अलावा किसी दूसरे को नज़र नहीं आएगी। हर चीज़ इस तरह नहीं है जिस तरह तुम मेरे सामने पेश करने की कोशिश कर रही हो। उमर ने जुनैद को प्रेशराइज़ किया ये मुझसे शादी करने के लिए। यह ना मुमकिन है जुनैद। उसने मुझसे खुद कहा है कि उसकी उमर से इतनी गहरी दोस्ती है कि उमर उसे मेरे बजाय किसी और से भी शादी का कहता तो वो उसी से शादी कर लेता। अलीज़ा ने शैला की बात काटते हुए कहा। जुनैद इस तरह का आदमी लगता है तुम्हें कि वो आंखें बंद करके उमर के कहने पर किसी के भी गले में शादी का हार डाल देता, या उसकी फैमिली इस तरह की नज़र आती है तुम्हें कि वो किसी भी लड़की को आसानी से कबूल कर लेते? शैला ने उसकी बात के जवाब में कहा। जुनैद जितना मेच्योर और सोबर आदमी है वो किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता था, चाहे ये बात वो अपने मुंह से कहे तब भी। उससे अगर यह एहसास हो जाता कि तुम उसकी फैमिली के साथ एडजस्ट हो सकती है या तुम्हारे साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकेगी तो वो कभी भी तुमसे शादी ना करता।
उमर के कहने पर भी वो अपनी फैमिली को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। आखिर तुम इस बात को महसूस क्यों नहीं करती? मैं कुछ भी महसूस करना नहीं चाहती। मैं इस सब से बाहर निकल चुकी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। हर बेवकूफ़ आदमी तुम्हारी तरह ही सोचता है, मुसीबत में कदम रखकर ये समझता है कि वो मुसीबत से निकल चुका है। आखिर तुम खतरा देखकर कबूतर की तरह कब तक आंखें बंद करती रहोगी? शैला ने कुछ चिढ़कर कहा। हर काम सोचे समझे बगैर करती हो तुम। नानो को कितने लोगों के सामने झूठ बोलना पड़ा और वजाहतें करनी पड़ेंगी, ये सोचा है तुमने? मैं क्यों सोचूं? नानो सोचे इसके बारे में। आखिर उन्होंने भी तो मुझे हर चीज़ के बारे में अंधेरे में रखा था। शैला कुछ बेबसी के आलम में उसे देखने लगी। तुम्हें वाकई कोई अफसोस, कोई दुख नहीं हो रहा इस रिश्ते को ख़त्म करके? नहीं, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया उसके साथ तुम्हारी इंगेजमेंट को। क्या इतना आसान है तुम्हारे लिए उसे भुलाना? अलीज़ा कुछ देर खामोशी से उसे देखती रही। अगर मैं उमर को भुला सकती हूँ तो जुनैद, उसको भुलाना क्या मुश्किल है? उमर से ज़्यादा लंबी एसोसिएशन तो किसी के साथ नहीं हो सकती थी मेरी। उसने कुछ देर के बाद कहा। कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है अलीज़ा, शैला ने अजीब से अंदाज में कहा। अलीज़ा ने दिल ही दिल में एतराफ़ किया, वाकई कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। इतने अरसे से तुम जुनैद के घर आ जा रही हो, क्या तुम्हें अपनी वजह से होने वाली उनकी परेशानी का भी कोई एहसास नहीं हो रहा? वो सारी गुफ्तगू में पहली बार उलझकर खामोश रही। उसे अगर इस सारे मामले में किसी से शर्मिंदगी थी तो वो जुनैद के घर वाले ही थे, और कम अज़ कम वो उनके हवाले से वो अपने आप को मुतमईन नहीं कर पा रही थी। मेरे पास उनके लिए माजरत के सिवा और कुछ नहीं है, उसने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा। वो वाकई ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करते जो मैं कर रही हूँ, मगर मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता? अलीज़ा, तुम्हारे पास फ़िलहाल हर रास्ता मौजूद है। तुम अगर अपने फ़ैसले पर एक बार नज़रसानी करो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। दूसरों के साथ साथ तुम अपने मामले को भी सुलझा लोगी। मैं किसी मामले को सुलझाना नहीं चाहती, उसने साफ गोई से कहा। हर चीज़ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुकी है या पहुंचाई जा चुकी है। शाला ने कुछ देर देखते हुए कहा। तुम यही समझ लो, ज़िंदगी में कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं होता। हर बार और हर जगह से वापस आया जा सकता है, अगर थोड़ी सी अक्लमंदी और दूर अंदेशी का मुजाहरा किया जाए तो। और ये दोनों खसूसियात मेरे अंदर नहीं है, ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो, उसने तेज़ लहजे में कहा। आखिर तुम इतनी ज़िद क्यों कर रही हो अलीज़ा? लीज़ा ने एक बार फिर उसकी बात काटी। अब फिर मेरे सामने तकरीर मत करना कि मैं पहले तो ऐसी नहीं थी, अब क्यों हो गई हूँ वगैरह। मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं, तुम खुद ही ये सब जानती हो। हाँ, मैं जानती हूँ, और मुझे अपनी हठधर्मी से कोई परेशानी नहीं है। ये आदत देर से सीखी है, मगर मेरे लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। देर आयत दुरुस्त आयत के मुताबिक, अलीज़ा ने संजीदगी से कहा। शैला तकरीबन 3 घंटे उसके साथ सर खपाकर अगले दिन फिर आने का कहकर चली गई थी। उमर 10 मिनट की अपॉइंटमेंट का सुनकर खून के घूंट पीकर रह गया। उसने पुलिस सर्विस सिर्फ इस अब्सोल्यूट पावर के लिए ज्वाइन की थी जो किसी पुलिस ऑफिसर के पास होती थी। उसे अब यूं लगने लगा था जैसे उसके पर काटकर आज़ादी दी गई है। हर गुजरता दिन इस एहसास को बढ़ाता जा रहा था, और वो ये एहसास रखने वाला वाहिद ऑफिसर नहीं था। उसे अगर बेजा मदाखलत बुरी लग रही थी तो दूसरे ऑफिसर्स को करप्शन ख़त्म करने के लिए आर्मी का चेक तंग कर रहा था। ये मुल्क व कौम की खिदमत नहीं थी जिसके लिए सिविल सर्विस में आते थे। ये 2 से 4 और 4 से 8 बनाने का फार्मूला था जिसको सीखने के लिए लोग इस मैदान में कूदते थे, या फिर कुछ को वो अथॉरिटी इस तरह खींच लाती थी जो किसी भी ऑफिसर के पास मौजूद होती थी, और आर्मी ब्यूरोक्रेसी से यही दोनों चीज़ें खींचने की कोशिश कर रही थी। उमर के साथ भी यही हो रहा था। बाज़ दफ़ा उसे फॉरेन सर्विस से पुलिस सर्विस में आने के फैसले पर अफसोस होता, और बाज़ दफ़ा सिविल सर्विस में सिरे से आने पर अगर दूसरों के हाथों कठपुतलियाँ बनकर ही नाचना था तो फिर तो पूरी दुनिया पड़ी थी, कहीं भी जा सकता था, कहीं भी करियर बना सकता था। आखिर पाकिस्तान ही क्यों? वो अक्सर सोचता और अपने फ्रेंड्स और कॉलीग से डिस्कस करता रहता। इस डिस्कशन में हिस्सा लेने वाला वो वाहिद नहीं था, वहाँ हर दूसरे बंदे के पास यही मसाइल थे। पावर शेयरिंग आर्मी और ब्यूरोक्रेसी दोनों के लिए जैसे गाली की हैसियत इख्तियार कर गया था। आर्मी के बाद अगर मुल्क में कोई दूसरा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर था तो वो ब्यूरोक्रेसी का ही था, और दोनों एक दूसरे के हरबों, हथकंडों और चालों से बाखूबी वाकिफ़ थे। यही वजह थी कि दोनों में से कोई भी दूसरे को मात देने में नाकाम रहता था। दूसरे के पास पहले ही हर चीज़ का तोड़ मौजूद होता था। दोनों तरफ बेहतरीन दिमाग और बदतरीन साजिशी मौजूद थे। दोनों तरफ बेहतरीन खुशामदी और बेहतरीन दरबारी मौजूद थे, और दोनों तरफ ज़हीन तरीन अहमकों की भी बड़ी तादाद थी। इस बार पहली बार आर्मी ने सिविल सेटअप पर कारी ज़रब लगाई थी, और पहली बार ब्यूरोक्रेसी को वाकई अपनी पावर ख़तरे में महसूस होने लगी थी। कुछ ने महाजराई का रास्ता इख्तियार किया था, कुछ ने बगैर किसी हुज्जत के हथियार डाल दिए थे। उमर पहली टाइप में शामिल था, और दूसरी टाइप में शामिल होने की तमाम कोशिशों के बावजूद उसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था।
वो अगले दिन 10:30 होने वाले अपॉइंटमेंट से 5 मिनट पहले ही कर्नल हमीद के ऑफिस पहुंच गया। ये एक हिफाजती कदम था जो ताखिर की सूरत में कर्नल हमीद की तरफ अपॉइंटमेंट कैंसिल ना होने से बचने के लिए उठाया गया था। कर्नल हमीद उसे ऑफिस में नहीं मिला, उसका पैगाम मिला। उसने उमर की अपॉइंटमेंट कैंसिल करवा दी थी क्योंकि बकौल पीए साहब कह रहे हैं कि वो बहुत मसरूफ़ हैं। ये तुम्हारे साहब को पहले पता होना चाहिए था, उमर ने नाराज़गी के आलम में पीए से कहा। अगर उन्होंने अपॉइंटमेंट तय की थी तो उन्हें मिलना चाहिए था। अपॉइंटमेंट तो सर मैंने तय की थी, कर्नल साहब ने तो नहीं की थी। वो भी आपने ज़बरदस्ती अपॉइंटमेंट तय करवाई थी। पीए बड़ी दीदा दलेरी के साथ तेज़ी से कह रहा था। शायद उसे उमर के लिए कर्नल हमीद से ख़ास हदायत मिली थी। उमर को उसके सामने बेपनाह हतक का एहसास हुआ। वो आपके लिए पैगाम देकर गए हैं कि आप चाहें तो फ़ोन पर अपनी बात कह सकते हैं, पीए ने उससे कहा। उमर उसके पैगाम के जवाब में कुछ भी कहने के बजाय वहाँ से निकल आया। अपने ऑफिस वापस आने के बाद उसने अयाज हैदर को फ़ोन किया और उन्हें इस तमाम मामले की तफसीलात बता दी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आदमी मसाहलत नहीं चाहता, उसने तफसीलात बताने के बाद कहा। यह आदमी सिर्फ मेरी बेइज्जती करना चाहता है, सिर्फ मुझे अपने सामने झुकाना चाहता है और कुछ भी नहीं। वो तकरीबन फट पड़ा। और अब तो मैं दोबारा कभी उसकी शक्ल तक देखने नहीं जाऊँगा। अयाज हैदर कुछ देर खामोशी से उसे बोलता सुनते रहे, फिर उन्होंने कहा, उमर मैं जानता हूँ तुम चंद माह की छुट्टी पर चले जाओ। क्या मतलब? वो एकदम ठठक गया। हाँ, तुम चंद माह की छुट्टी पर चले जाओ। ना तुम यहाँ रहोगे, ना ये मसले पैदा होंगे। मगर मैं क्यों छुट्टी पर चला जाऊँ? इससे मेरा करियर। अयाज हैदर ने उसकी बात काटी। करियर की तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ उसको देखने के लिए। तुम बस चंद माह की छुट्टी पर चले जाओ। मैं इस तरह अपनी जॉब छोड़कर जाना नहीं चाहता। तुम नहीं जाओगे तो फिर तुम्हें भेज दिया जाएगा। आपने कहा था मेरी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उमर ने उन्हें याद दिलाया। हाँ कर रहे हैं, तुम्हारी खिदमत दफ़ाई हुकूमत को वापस कर रहे हैं और वहाँ से तुम भेजे जाओगे बलूचिस्तान, कोयटा। तुमको नहीं मिलेगा और कौन सा और कैसा शहर मिल सकता है इसका अंदाज़ा तुम्हें अच्छी तरह होगा। उमर का दिल डूब गया। वो बलूचिस्तान या सरहद भिजवाए जाने का मतलब अच्छी तरह समझता था। फिर क्या ये बेहतर नहीं है कि तुम छुट्टी पर चले जाओ? कम से कम छुट्टी के बाद तुम किसी बेहतर पोस्टिंग की उम्मीद तो रख सकते हो। अंकल मैं 2-4 माह की छुट्टी नहीं चाहता। उमर एकदम संजीदा हो गया। मुझे 2 साल की छुट्टी चाहिए, एक्स पाकिस्तान लीव। किस लिए? बस मैं वाकई ये सबसे तंग आ चुका हूँ। अगर छुट्टी पर ही जाना है तो लंबी छुट्टी पर क्यों नहीं? तुम करना क्या चाहते हो इतनी लंबी छुट्टी का? मैं कुछ अरसे से सोच रहा था कि वापस जाकर अपनी स्टडीज़ को दोबारा शुरू करूँ, MBA कर लूँ। इसका क्या फ़ायदा होगा? 2 साल ज़ाया होंगे तुम्हारे, अयाज हैदर ने उसे बताया। होने दें, अभी भी तो मुझे यूं ही लगता है जैसे मैं वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, उमर ने तल्खी से कहा। मैं इस तरह अपनी टेन्योर पूरी होने से पहले कहीं नहीं जाना चाहता था, मगर अब अगर ये मुझे ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र ही कर देना चाहते हैं तो बेहतर है मैं लंबी छुट्टी पर चला जाऊँ। तुम अब एक बार फिर जज्बाती होकर सोच रहे हो। जॉब में ऊंच नीच होती रहती है। अयाज हैदर ने इस बार बहुत नरम लहजे में उसे समझाने की कोशिश की। मेरी जॉब में सिर्फ नीच है, ऊंच अभी तक मुझे नज़र नहीं आई, उमर ने तल्खी से हंसकर कहा। फॉरेन सर्विस में भी तुम इसी तरह मुंह उठाकर भाग गए थे। अंकल आप जानते हैं मैं फॉरेन सर्विस में किसकी वजह से भागा था? पापा की वजह से, वरना मैं वहाँ बड़ा खुश था, उमर ने उनकी बात काटते हुए कहा। और यहाँ पर तुम आर्मी की वजह से भाग रहे हो? अयाज हैदर ने अपनी बात जारी रखी। हर जगह तुम किसी न किसी वजह से भागते रहोगे तो काम कैसे चलेगा? करियर ऐसे नहीं बनता बेटा, बड़े झटके सहने पड़ते हैं। मैं नहीं सह सकता, और कम अज़ कम अब तो नहीं। फ़िलहाल तो हर लिहाज से मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। तुम इतनी जल्दबाजी में फ़ैसला ना करो, अच्छी तरह इस बारे में सोच लो, अयाज हैदर ने कहा। अंकल मैं बहुत अच्छी तरह इसके बारे में सोच चुका हूँ। मैंने आपको बताया मैं पिछले कुछ अरसे से सिर्फ इसी के बारे में सोचता आ रहा हूँ। आप प्लीज़ इस सिलसिले में मेरी मदद करें, उसने कतियत से कहा। जब MBA कर लोगे इसके बाद फिर क्या करोगे? पता नहीं, अभी तो मैं सिर्फ यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं जहांगीर से इस सिलसिले में बात करूँगा, तुम अभी सारे मामले के बारे में एक बार फिर सोचो, उन्होंने उसे फिर समझाने की कोशिश की। आप मुझे छुट्टी दिलवा सकते हैं या नहीं? उमर ने उनकी बात के जवाब में सवाल किया। देखो उमर, फ़िलहाल तो तुम्हारे लिए सिर्फ 2-4 माह की छुट्टी पर जाना बेहतर है। इसके बाद कुछ अर्सा गुजर जाने के बाद तुम अपनी छुट्टी बढ़वा लेना, क्योंकि अभी फौरी तौर पर तुम पर कोई भी इतनी मेहरबानी नहीं करेगा कि फ़ौरन तुम्हें 2 साल की छुट्टी दे दे। तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हारा सर्विस रिकॉर्ड खासा ख़राब हो चुका है, इसलिए पहले मैं तुम्हारी 4 माह की छुट्टी मंजूर करवाता हूँ, बाद में इसे देखेंगे, अयाज हैदर ने उसे दो टोक अल्फाज में कहा। ठीक है, आप फ़िलहाल मुझे 4 माह की छुट्टी पर भिजवा दें। उमर उनकी बात मान गया। मैं फ़ौरी तौर पर अपनी छुट्टी की मंजूरी चाहता हूँ। आईजी तुमसे इतना नाखुश है कि वो बड़ी खुशी से तुम्हें छुट्टी पर भिजवाएगा। तुमको इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अयाज हैदर ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। बल्कि वो तुमसे इतना बेजार है कि उसका बस चले तो वो तुम्हारी इस छुट्टी को कभी ख़त्म नहीं होने दे। वो खुद कौन सा बड़ा अच्छा आदमी है, तारीख़ में उससे ज़्यादा निकम्मा और बुज़दिल आईजी आज तक अपॉइंट नहीं हुआ, उमर ने बड़ी बेबाकी से तबसरा किया।
कुछ एहतियात करो। अगर तुम्हारी लाइन अंडर ऑब्जर्वेशन हुई तो ऐसे तबसरों के बाद तुम्हारा क्या हशर होगा, तुम्हें याद रखना चाहिए। अगर वो आपका दोस्त ना होता तो मैं ये जुमला उसके मुंह पर उसके ऑफिस में कह कर आता। मैं उससे खौफज़दा नहीं हूँ, उमर ने बेखौफी से कहा। तुम कितने बहादुर हो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। फ़िलहाल फ़ोन बंद कर रहा हूँ, कॉल खासी लंबी हो गई है। तुम अब अपना सामान पैक करना शुरू करवा दो। मैं चंद दिनों तक तुम्हारी छुट्टी के बारे में ऑर्डर तुम तक भिजवा दूंगा, अयाज हैदर ने फ़ोन बंद करते हुए कहा। फ़ोन का रिसीवर रखकर उमर ने बेख्तियार सर को झटका दिया। अपनी कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर वो बहुत देर तक अपनी कनपट्टियों को मसलता रहा। जुनैद के पेरेंट्स आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। समीना उसके कमरे में आकर उसे इतला दी। मैं उनसे मिलना नहीं चाहती, आप माजरत कर लें, कोई एक्सक्यूज़ दे दें। अलीज़ा ने हाथ में पकड़ी हुई किताब बंद करते हुए कहा। उनसे यही कह देती हूँ कि तुम उनसे मिलना नहीं चाहती। समीना ने वापस मुड़ते हुए कहा। लीज़ा खामोश रही। इस सारे मामले में वो अगर किसी से वाकई शर्मिंदा थी तो वो जुनैद की फैमिली और ख़ास तौर पर उसके वालिदैन ही थे। उसने समीना से कुछ नहीं कहा, वो कमरे से निकल गई। लीज़ा ने किताब को एक तरफ रख दिया। वो पहले भी कुछ पढ़ नहीं पा रही थी और अब उसका जी कुछ और चार्ट हो गया था। बेड से उठकर वो स्टीरियो की तरफ गई और उसने कैसेट लगा लिया। कुछ देर वो कमरे में टहलती हुई म्यूज़िक सुनती रही, फिर एकदम उसने स्टीरियो को भी ऑफ कर दिया। सिर्फ 2 दिन पहले सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ, और अब सब कुछ एक ख्वाब लग रहा था। वो एक अब अजीब से तनाव का शिकार हो रही थी। बार बार वो अपने जहन से जुनैद, उसके घर वालों और उसके घर को झटकने की कोशिश कर रही थी और बुरी तरह नाकाम हो रही थी। कमरे के दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। यस कम इन। उसने रुककर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होने वाली नानो और जुनैद की अम्मी थी। अलीज़ा के चेहरे का रंग बदल गया। उसे तवक्को नहीं थी कि जुनैद की अम्मी नानो के साथ यूँ अचानक कमरे में आ जाएंगी। इससे बेहतर था वो उनसे मिलने के लिए खुद बाहर चली जाती। लीज़ा, मिसेज़ इब्राहिम तुमसे मिलना चाह रही थी, मैं उन्हें यहाँ ले आई, नानो ने ऐलान करने वाले अंदाज में कहा। आप बैठिए मिसेज़ इब्राहिम, मैं चाय यहीं भिजवा देती हूँ, आप अलीज़ा के साथ चाय पिए, नानो ने उसके कुछ कहने से पहले जुनैद की अम्मी से मुखातिब होते हुए कहा और कमरे का दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गई। आप बैठिए प्लीज़, लीज़ा ने कदरे हकलाते हुए जुनैद की अम्मी से कहा। उसे अंदाज़ा था उस वक्त उसके चेहरे पर कितने रंग आ रहे होंगे। वो सोफ़े पर बैठ गई। तुम भी बैठो, जुनैद की अम्मी ने सोफ़े की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो कुछ झिझकती हुई उनके पास आकर बैठ गई। जुनैद ने मुझे सब कुछ बता दिया, उन्होंने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। लीज़ा उन्हें देखने लगी। उमर को हमारे घर आते हुए बहुत अरसा हो गया। जुनैद और उसकी दोस्ती बहुत पुरानी है। पुरानी दोस्तियों में बहुत ज़्यादा जज्बात और एहसासात इन्वॉल्व हो जाते हैं, अटैचमेंट बहुत गहरी हो जाती है, और उमर तो हमारे लिए हमारे घर का एक फ़र्द जैसा है। मैं नहीं जानती कि तुम उसे क्यों इतना नापसंद करती हो। यकीनन तुम्हारे पास भी उसे नापसंद करने की कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे पास उसे पसंद करने की वजूहात है। मगर उमर को तुम्हारे और जुनैद के दरमियान मसला नहीं बनना चाहिए। वो चंद लम्हों के लिए रुकी। जुनैद तुमसे मोहब्बत करता है और ये मोहब्बत उम्र की वजह से नहीं है। लीज़ा, तुम अभी हमारे घर नहीं आई हो, लेकिन तुम पिछले 1 साल से हमारे घर में हमारे साथ हो। हम सबको बहुत आदत हो गई है तुम्हारी। ये शादी ना होने से सिर्फ जुनैद मुतासिर नहीं होगा, हम सब मुतासिर होंगे और तुम भी मुतासिर होगी। तुम्हें जुनैद से नाराज़गी का हक़ है, लेकिन इस नाराज़गी में कम अज़ कम तुम्हें तो जुनैद जैसी कोई अहमकाना हरकत या कदम नहीं उठाना चाहिए। वो उसे समझा रही थी। हम सब ने ही तुमसे उम्र के बारे में छुपाया, मगर ये इसलिए नहीं था कि हम तुम्हें धोखा देना चाहते थे, ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि हम लोग तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे। उमर तो जुनैद का सिर्फ दोस्त है, मगर तुम तो हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओगी। हमारे लिए किसकी अहमियत ज़्यादा है तुम अंदाज़ा कर सकती हो। जुनैद के लिए किसकी अहमियत ज़्यादा है ये भी तुम जान सकती हो। तुम्हें अगर ये ना पसंद है कि उमर हमारे घर आए तो मैं उमर को मना कर दूँगी, वो घर नहीं आएगा। मगर जहाँ तक जुनैद और उमर की दोस्ती का ताल्लुक़ है उसको रहने दो। अलीज़ा, उनके इस ताल्लुक़ से तुम्हारी और जुनैद की ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देती हूँ। मगर इतनी छोटी छोटी बातों पर इस तरह रिश्तों को ख़त्म करना, कम अज़ कम मैं तुमसे इसकी तवक्को नहीं करती। लीज़ा, हम सब बहुत परेशान हैं, ना सिर्फ हम बल्कि जुनैद भी। मैं चाहती हूँ कुछ भी ख़त्म ना हो, सब कुछ वैसा ही रहे। जुनैद मेरे साथ आया हुआ है और तुमसे माजरत करने के लिए तैयार है। लीज़ा बिल्कुल लाजवाब थी। वो जुनैद के घर वालों का सामना करती वजह ये कि उनसे बात करती, मगर जुनैद की अम्मी इस तरह अचानक उसके पास आ गई थी कि वो अपनी मदाखलत के लिए उनसे कुछ भी कह नहीं पाई थी। हमारी ज़िंदगी हमेशा से बड़ी स्मूथ रही है। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि इस तरह अचानक हमारी ज़िंदगी में कोई क्राइसिस आएगा। वो एक बार फिर कहने लगे। लीज़ा के असाब का बोझ बढ़ता जा रहा था। वहाँ बैठे एकदम उसे अपनी हर दलील बेकार और अपना इक़दाम बचकाना लगने लगा था। इसलिए हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें। अभी बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं चला, मगर कुछ दिनों में नहीं अलीज़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी मेरी फैमिली के साथ इतनी वाबस्तगी तो नहीं है कि तुम हमारी फीलिंग्स को समझ सको।
इस शर्मिंदगी और बेइज्जती का अंदाज़ा कर सको जिसका सामना हमारी फैमिली को करना पड़ेगा, और सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी फैमिली को भी। मैं हैरान हूँ कि इतनी छोटी सी बात पर तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया। क्या तुमने इसके नताइज के बारे में नहीं सोचा? लीज़ा उनके एहसासात और ज़हनी कैफियत को समझ रही थी। वो यकीनन बहुत ज़्यादा परेशान थी। लीज़ा के पास उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं था। वो खामोश बैठी रही। जुनैद की अम्मी बहुत देर तक उसे समझाती रही थी और शायद उसकी ये मुसलसल खामोशी उन्हें हौसला अफजा लगी थी। वो बहुत देर के बाद अगले दिन दोबारा आने का कहकर रुखसत हुई। जुनैद की अम्मी को अगर उसकी खामोशी उसका हथियार डाल देना लगा तो वाकई ऐसा ही था। जिन बातों पर उसे पहले सोचना चाहिए था वो उसके बारे में अब सोच रही थी। इश्तियाल और जल्दबाजी में किए हुए फैसले के मज़मरात अब पहली बार उसके सामने आ रहे थे। ये यकीनन जुनैद की अम्मी की गुफ्तगू का नतीजा नहीं था, गरचे उनकी गुफ्तगू ने उसकी कन्फ्यूजन और पछतावे में इजाफा किया था, मगर वो इस पछतावे का मुअज्जिब नहीं थी। उसे हर एक से इसी रद्द-ए-अमल की तवक्को थी, मगर उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि वो खुद इस कदर शर्मिंदगी और नदामत महसूस करेगी। अगर दूसरों को मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी दूसरों की परवाह नहीं होनी चाहिए। उसने वो नोटिस शाया करवाने से पहले सोचा था, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि दूसरों की परवाह करने के लिए मजबूर है। कम अज़ कम वो हर शख्स को नाराज़ करके खुश रहने वाले लोगों में शामिल होने की सलाहियत या अहलियत नहीं रखती थी। और जुनैद क्या वाकई उसके लिए कोई ऐसा साथ रखती थी, उस शख्स के लिए जिसे वो चंद हफ्तों में अपने हम सफ़र के तौर पर देख रही थी, जिसके साथ वो पिछले 1 साल से मंसूब थी, जिसके साथ वो मुस्तकबिल को प्लान करती फिर रही थी। वो बार बार ख़ुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि जुनैद को उससे मोहब्बत नहीं है, उससे शादी सिर्फ उम्र की ख्वाहिश का एहतराम था। लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि दूसरी तरफ जो कुछ भी था, कम अज़ कम उसके लिए जुनैद कोई आम शख्स नहीं रहा था। वो उसे बार बार याद आ रहा था। बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसका गुस्सा और इश्तियाल ख़त्म हो रहे थे। अगले 2-3 दिन जुनैद के घर वाले आते रहे। जुनैद बार बार फ़ोन करता रहा, नानो उसे समझाती रही, समीना अपनी मजबूरियां उसे बताती रही। सिकंदर ने कराची से लाहौर आकर इस सारे मामले पर उससे बात की। उसने चौथे दिन हथियार डाल दिए। उसने एतराफ़ किया था वो प्रेशर के सामने नहीं टिक सकती थी, वो मजबूत नहीं थी। अगर वो ऐसी कोशिश कर भी लेती तो भी क्या था, वो जुनैद और उसकी फैमिली के बगैर रह सकती थी, वो नहीं रह सकती थी। वो उन्हें कबूल नहीं सकती थी, वो उन्हें काट कर अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकती थी। नानो ने उसके फ़ैसले पर सुकून का सांस लिया था। उसके इस फैसले से सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना उन्हें ही करना पड़ता था। वो खुश थी कि वो बच गई। मैं नहीं जानता मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, जुनैद ने फ़ोन पर उससे कहा था। इसकी ज़रूरत नहीं है, लीज़ा ने जवाबन कहा। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, मैं जानती हूँ, उसने मुख्तसरन कहा। लास्ट फ्यू डेज़ वर अ नाइटमेयर, आई एम हैप्पी आई एम आउट ऑफ इट। वो उसके लहजे से उसके सुकून और इत्मीनान का अंदाज़ा कर सकती थी। जुनैद, आपने एक हकीकत मुझे बता दी, एक मुझे आपको बतानी है। क्या हम कल मिल सकते हैं? लीज़ा ने कहा। कल नहीं, कल मैं मसरूफ़ होऊंगा। जुनैद को याद था कल उमर लाहौर आ रहा था और उस उमर के साथ होना था। परसों मिलते हैं। ठीक है, परसों मिलते हैं। तो ये था आज की एपिसोड का सारा सीन। और आप लोगों को कैसी लगी ये एपिसोड? यकीनन अच्छी लगी होगी। और यार बहुत मुश्किल है रिकॉर्डिंग वगैरह अब करना मेरे लिए, मुझसे यार रिकॉर्डिंग हो नहीं रही है। आजकल व्लॉगिंग कर रही हूँ तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, कर दो सब्सक्राइब मेरे न्यू चैनल को, ताकि उसकी भी रीच अच्छी बन जाए। आज मैंने उसमें छठा व्लॉग, आई थिंक सो छठा या 7वां डाला होगा, पता नहीं कब मैं आप लोगों को ये एपिसोड दे रही हूँ। लेकिन खैर, अब ये नावल कंप्लीट करके ही मैं उठूँगी, तो आप लोगों को अब ये कंप्लीट मिल जाएगा कुछ दिनों तक इंशाल्लाह। तो बाकी जितने भी नावल्स कंप्लीट नहीं है वो भी मैं कंप्लीट करती हूँ और आप लोगों को देती हूँ। तो फिर मिलते हैं इसके अगली एपिसोड में। और आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नादिया नवाज़ मेरा जो चैनल है, आप लोग जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए और व्लॉग्स देखिए। 40 डे व्लॉग जर्नी है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो फिर मिलते हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।